गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइव आ जाइए, फिर हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं आगे का। आज हम पढ़ रहे थे आपके नर्वस, जो आपके इस ये सेंसरी ऑर्गन वाला चैप्टर था 27 RBSc का 12th बायो का। उसमें आज आगे की क्लास होने जा रही है। कल हमने पढ़ा था आंख की संरचना के बारे में। लाइव आ जाइए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। फटाफट लाइव आ जाए, आगे की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। आंख की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ लिया था मोस्ट इम्पोर्टेंट। और भी जो कुछ है इस संरचना के बारे में वो पढ़ेंगे आज। जो भी लाइव है इसको एक बार शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्सों के साथ में, जितने भी आपके पास जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। सेंसरी ऑर्गन मतलब संवेदी अंग के बारे में पढ़ रहे थे। और जो भी नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं इस आगे के चैप्टर को। जो भी आपका ये है आंख की संरचना हमने कल पढ़ी थी, उससे आगे स्टार्ट करते हैं। कि आंख की संरचना के बारे में एक बार बता देता हूँ मैंने कि हमने कल क्या पढ़ा था इसके बारे में। कि आंख की संरचना में आपके जो 3 पटल होते हैं, मतलब 3 स्तर होते हैं, उन 3 स्तरों के बारे में देखा था। कि 3 स्तर कौन कौन से होते हैं आपके। सबसे बाहर वाला कौन सा होता है आपके श्वेत पटल, भीतर का कौन सा होता है मतलब जो मध्य का रक्त पटल, और सबसे बाहर की ओर कौन सा होता है आपके रेटिना या दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल, ये आपके 3 स्तर थे। इन 3 स्तरों में अब क्या होता है कि जो भीतर का रक्त पटल होता है इसमें क्या होता है केशिकाएं का जाल पाया जाता है। और जो दृष्टि पटल या रेटिना होता है इस पर क्या होता है हमारी आंख में प्रतिबिंब बनता है। अगर एग्जाम में पूछे आपको कि हमारी आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। फिर आगे हमने पढ़ा था कि जो श्वेत पटल होता है वो आगे से उभरा हुआ होता है, और उस उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया का भाग। क्या बोलते हैं, कॉर्निया का भाग कौन सा होता है कि श्वेत पटल आगे से उभरा हुआ होता है, और उस भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया का भाग। फिर हमने रक्त पटल के बारे में पढ़ा था, रेटिना के बारे में पढ़ा था। इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो है आपके शलाका और शंकु कोशिका। कि शलाका कोशिकाओं में तो कौन सा वर्णक पाया जाता है आपके रोडोप्सिन, जबकि शंकु कोशिकाओं में कौन सा पाया जाता है आपके आयोडोप्सिन पाया जाता है। शलाका कोशिका होती है धीमे प्रकाश के लिए संवेदी, जबकि आपकी शंकु कोशिका होती है वो आपके रंगों के लिए संवेदी होती है और तेज प्रकाश के लिए। ठीक है, रंगों के लिए संवेदी और तेज प्रकाश के लिए संवेदी कौन सा होता है आपके शंकु कोशिका। इनको याद रखना है। फिर हमने ये आंख की संरचना पढ़ी थी, यहाँ पे इस आंख की संरचना के बारे में देखा था। फिर आगे जो इस आंख के हर एक जो पार्ट है आपके पीत बिंदु, अध बिंदु, रेटिना, दृष्टि पटल, यह आपके कौन सा लेंस होता है, उस लेंस के बारे में भी देखा कि आंख में उत्तल लेंस होता है। इसके अलावा हमने नेत्रोद्रव के बारे में पढ़ा, काचाभ द्रव के बारे में पढ़ा, लेंस के बारे में पढ़ा, और जो आपके परितारिका या आइरिस, इसमें 2 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है आपकी, वर्तुल और अरीय पेशियाँ। इसमें से वर्तुल पेशी होती है वो तो क्या करती है, पुतली को संकरा बनाने का कार्य करती है, और अरीय पेशी क्या कार्य करती है आपके पुतली को फैलाने का कार्य करती है। इसके अलावा एक मैंने बताया था कि उल्लू के रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, केवल शलाका कोशिका पाई जाती है। वो सिर्फ धीमे प्रकाश में देख सकती है, तेज प्रकाश में नहीं देख सकती। वहाँ पे शंकु कोशिका क्या होती है, उल्लू में अनुपस्थित होती है। फिर हमने इस संरचना के आगे आज स्टार्ट करते हैं। एक बार जो भी लाइव है कमेंट कर दो कौन कौन लाइव है, फिर आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। ये कौन कौन लाइव है एक बार कमेंट करके बता दो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा लाइव आ गए है ना, तो ठीक है, आज आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने आंख की संरचना पढ़ी थी उससे आगे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कि आंख की जो संरचना होती है आपके, उसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक तो होती है आपकी मीबोमियन ग्रंथि, एक होती है मोल ग्रंथि, एक होती है आपके लेक्राइमल ग्रंथि।
इन ग्रंथियों में आपको बस याद कुछ नहीं रखना, इसमें इतना याद रखना, इन सारों का ही कार्य क्या होता है कि कॉर्निया को चिकना बनाए रखना और जो पलकें होती है उनको नम बनाए रखना, इतना कार्य। इसके अलावा मैं इन जो भी ग्रंथि हैं, इन ग्रंथियों को आपके डायग्राम के सहित बता देता हूँ कि कौन सी ग्रंथि आपके कहाँ पे उपस्थित होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो ग्रंथि है उसकी बात करते हैं, लेक्राइमल ग्रंथि। कौन सी? लेक्राइमल ग्रंथि। ये आपके 3 ग्रंथियाँ पाई जाती है, मीबोमियन ग्रंथि, मोल ग्रंथि और लेक्राइमल ग्रंथि, ठीक है। इसमें से आपके सबसे पहले देख लेते हैं ये लेक्राइमल ग्रंथि की ये कहाँ पे पाई जाती है आंख में। तो आंख में इसकी संरचना देखो, एक तो जो पलक होती है पलक के ऊपरी सतह पर, और जो आपके आंख में ये साइड में इस तरह की जो संरचना लगी हुई होती है, ये इस प्रकार की जो संरचना होती है, ये यहाँ पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? आपके लेक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। तो लेक्राइमल ग्रंथि आपकी आंख में कितनी पाई जाती है? 3 पाई जाती है। इन ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? आपके अश्रु ग्रंथि, और इनके द्वारा क्या होता है? आपके अंशों का स्त्रावण किया जाता है। अब देखो इस दूसरे डायग्राम में, एक तो ये है यहाँ पे आपकी ये नीचे वाली, एक ये आपके ऊपर वाली, दो और एक ये ऊपर ही पलक में पाई जाती है। तो टोटल कितनी होगी आपके लेक्राइमल ग्रंथियाँ? 3 पाई जाती है, या इन्हें क्या बोलते हैं? अश्रु ग्रंथियाँ। और ये लेक्राइमल ग्रंथियाँ क्या कार्य करती है कि कॉर्निया होता है, ये आगे वाला भाग, इस कॉर्निया को क्या करता है? नम बनाए रखता है। कॉर्निया को नम बनाए कौन रखता है? आपके ये लेक्राइमल ग्रंथियाँ, ठीक है। इस लेक्राइमल ग्रंथियों के बाद में एक आपके फर्स्ट नंबर पे आती है मीबोमियन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? मीबोमियन ग्रंथि। इस ग्रंथि में क्या होता है कि आपकी आंख में जब हम पलक उठाते हैं तो इसके नीचे की ओर हमें ये इस प्रकार की ये संरचना दिखाई देती है, एक उभरी हुई जो विशेष प्रकार की संरचना दिखाई देती है आंख में। जैसे हम पलक उठाते हैं ऊपर करते हैं तो इसमें एक ये आपकी इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, उभरी हुई। ये उभरी हुई संरचना आपकी कौन सी ग्रंथि की है? मीबोमियन ग्रंथि की। कौन सी ग्रंथि? मीबोमियन ग्रंथि की। तो ये भी क्या कार्य करती है मीबोमियन ग्रंथि कि कॉर्निया को चिकना बनाए रखती, और जो पलकें हैं उनको हम आसानी से उठा और झपका सकते हैं, ठीक है। और मोल ग्रंथि भी क्या होती है? आपके ये पसीने की ग्रंथि होती है, यही आपके क्या होती है? इस ऊपरी वाली पलक और नीचे वाली पलक में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गई आपकी 3 प्रकार की ग्रंथियाँ कि आंख में कितने प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है? 3 प्रकार की, मीबोमियन ग्रंथि, मोल ग्रंथि और आपके लेक्राइमल ग्रंथि, या जिसे अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। ये 3 ग्रंथियाँ तो कौन सी होगी? आपके आंख की ग्रंथियाँ। इसके अलावा हम आगे का जो टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आंख में हमारी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। एक हमने आपने देखा होगा 10th क्लास में कि आपने पढ़ा होगा उत्तल लेंस के बारे में। हमारी आंख में भी कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कि उत्तल लेंस होता है, ये हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है? आपके कमेंट करके बताओ तो कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? कमेंट करके बताओ कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसा होता है प्रतिबिंब, उसकी प्रकृति बताओ प्रतिबिंब की। उल्टा, बिल्कुल करेक्ट है किशन जोशी आपका। वास्तविक और उल्टा, बिल्कुल करेक्ट है। कि उत्तल लेंस की बात हो वहां पे आपको एक वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है? वो वर्ड याद रखना है आपको वाऊ। क्या याद रखना है? वाऊ। वाह से तो हो जाएगा आपका वास्तविक, और ऊ से क्या हो जाएगा? उल्टा। उत्तल लेंस, ऊ का मतलब हो गया उत्तल लेंस, ऊ का मतलब हो गया उल्टा, और वाह का मतलब हो गया वास्तविक। तो उत्तल लेंस की जब भी बात हो वहां पे एक वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है? वाऊ। वाह मतलब हो जाएगा वास्तविक, ऊ मतलब हो जाएगा उल्टा। तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। और ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो ये हमारा माइंड क्या करता है? उसको एनालाइसिस करके वापस रेस्पॉन्स कैसा देता है? सीधा रेस्पॉन्स देता है। इस उल्टे प्रतिबिंब का रेस्पॉन्स कैसा देता है? सीधा। तो हमें वो वस्तु कैसी दिखाई देती है? सीधी दिखाई देती है, ठीक है। और अवतल लेंस यहाँ पे बता देता हूँ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपके, कि अवतल लेंस के द्वारा हमेशा प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है आपके आभासी और सीधा। कैसा बनता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है? आपके अवतल लेंस में, ठीक है। आगे चलते ये 3 ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया हमने, ग्रंथियों का डायग्राम भी बता दिया। फिर आगे आपके नेत्र की कार्य विधि की किस प्रकार से हमें नेत्र में
कोई भी वस्तु जो प्रकाश की किरणें जाती है उस वस्तु के द्वारा, और वो प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस होती है या केंद्रित होती है, और उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उससे हमें वस्तु दिखाई देती है। तो इस प्रकार नेत्र क्या कार्य करता है उसमें, उसकी सारी प्रोसेस पढ़ते हैं इसमें। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है आपके इसमें कि जैसे कि ये यहाँ पे कोई व्यक्ति, थोड़ा व्यक्ति का डायग्राम बना देता हूँ अच्छे से, कि यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। इस व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति को क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कोई और दूसरा व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी आंखों के द्वारा इस व्यक्ति को देख रहा है। तो इस व्यक्ति के द्वारा जो प्रकाश की किरणें आएगी इसके शरीर से, जो किरणें आती है इस वस्तु की, ठीक है, तो ये हमारी आंख में क्या करती है, प्रवेश करती है। आंखों में क्या करती है, प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरणें आंखों में प्रवेश करती है तो ये आंखों में प्रवेश करने के बाद में कौन से लेंस के द्वारा गुजरती है प्रकाश की किरणें, उत्तल लेंस के द्वारा, और उत्तल लेंस के द्वारा जाती है तो ये क्या हो जाती है, रेटिना पर एक बिंदु पर फोकसित हो जाती है। और यहाँ पे जब फोकसित होती है तो इस स्थान को बोलते हैं रेटिना या दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल बोलते हैं। अब क्या होता है, ये रेटिना या दृष्टिपटल पर जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, केंद्रित होती है, तब यहाँ पे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब। क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब। तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, कॉर्निया के द्वारा, पुतली के द्वारा कहाँ पे प्रवेश करती है, हमारी आंखों में, और आंखों के द्वारा प्रवेश करने के बाद में कहाँ पे आपकी केंद्रित होती है, रेटिना पर या दृष्टिपटल पर, ठीक है। अब क्या करता है, दृष्टिपटल पर जैसे आपती होता है वहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब का स्वरूप बता दिया आपने कि प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा बनता है, आपके वास्तविक और उल्टा बनता है। जैसे ही रेटिना पर ये फोकसित होता है तो फोकसित होने के बाद में जो आपके शंकु और शलाका कोशिका पाई जाती है, कौन सी कोशिका पाई जाती है, शंकु व शलाका कोशिका। कल मैंने बताया था इसके बारे में, शंकु व शलाका कोशिका के बारे में। ये शंकु या शलाका कोशिका क्या करती है, जो प्रकाश की किरणें आई है उस प्रकाश की किरणों का क्या बना देती है, एक आवेग बना देती है। क्या बना देती है, आवेग। इस आवेग के आगे प्रोसेस पढ़ेंगे डिटेल से, एक बार आप इतना ही समझो यहाँ पे कि ये शंकु व शलाका कोशिका उस प्रकाश की किरणों का क्या बना देती है, आवेग। आवेग बना करके उन प्रकाश की किरणों को संप्रेषण कर देती है, किसके पास में, मस्तिष्क के पास में। किसके पास में संप्रेषण कर देती है, मस्तिष्क। मतलब मस्तिष्क के पास में आवेग बना करके उन प्रकाश की किरणों को भेज देता है। किसके द्वारा भेजी जाती है ये सूचना भेजी जाती है आपके दृक तंत्रिका के माध्यम से। कल हमने एक दृक तंत्रिका का पार्ट पढ़ा था दृक तंत्रिका का पार्ट कि आंख का अंतिम भाग जो दृक तंत्रिका होता है वो मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो ये आवेग आपके मस्तिष्क के पास में संप्रेषित या भेज दिए जाते हैं, किसके द्वारा, दृक तंत्रिका के द्वारा। और जैसे ही मस्तिष्क के पास ये आवेग पहुंचते हैं तो मस्तिष्क उसका क्या करता है, वापस सीधा रेस्पॉन्स देता है, वापस सीधा उत्तर देता है। तो इसके द्वारा जो भी वस्तु होती है वो हमें दिखाई देती है। सबसे पहले नंबर प्रोसेस क्या होती है कि प्रकाश होता है वो आंखों में प्रवेश करता है, वो रेटिना पर क्या होता है, केंद्रित, जिसके कारण रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होता है, आपके वास्तविक और उल्टा। और जो भी प्रकाश की किरणें जाती है उन प्रकाश की किरणों को जो शंकु और शलाका कोशिका होती है, तो शंकु और शलाका कोशिका क्या करती है, उन प्रकाश की किरणों को आपके एक आवेग के रूप में, किसके रूप में, आवेग के रूप में, आवेग के रूप में मस्तिष्क के पास में भेज देती है। और मस्तिष्क के पास में भेजने पर मस्तिष्क उनका वापस रेस्पॉन्स देता है और जिससे हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। अब ये आवेग की जो प्रोसेस है यहाँ पे, इस आवेग की प्रोसेस को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से आवेग बनता है। तो इस प्रोसेस को मैं यहाँ पे बता देता हूँ डिटेल से कि आवेग का बनना तथा वस्तु दिखाई देना। आवेग बनेंगे, वो आवेग कहाँ पे जाएंगे, डायरेक्ट आपके मस्तिष्क के पास में। किसके पास में जाएंगे, मस्तिष्क के पास में, ठीक है। ये आवेग किसके पास में जाएंगे, मस्तिष्क के पास में। अब क्या होता है, मस्तिष्क के पास में जाएंगे तो विशेष प्रकार की रेटिना पर उपस्थित कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है आपके रेटिना में, शंकु और शलाका कोशिका। कौन कौन सी, शलाका और शंकु कोशिका पाई जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो शलाका कोशिका होती है वो तो क्या होती है, आपके कम प्रकाश के लिए क्या होती है, सक्रिय। और शंकु कोशिका आपके रंग का विभेदीकरण करवाती है।
अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस कौन सी होगी आपकी, शलाका कोशिकाओं की। किसकी प्रोसेस होगी, शलाका कोशिकाओं की प्रोसेस होगी। तो शलाका कोशिकाओं में मैंने कल वर्णक बताया था, कौन सा वर्णक पाया जाता है, रोडोप्सिन वर्णक। कौन सा वर्णक पाया जाता है, रोडोप्सिन। अब ये रोडोप्सिन क्या करता है कि प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ये रोडोप्सिन, प्रकाश की उपस्थिति में ये रोडोप्सिन किस में चरण चेंज हो जाता है, आपके ल्यूमी रोडोप्सिन में। किस में चेंज हो जाता है, ल्यूमी रोडोप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। कि जो, हाँ हरीश वेलकम वेलकम, चरण स्पर्श करूँ सर, ठीक है हरीश, टाइम हो गया अभी, इतने लेट आए हो आप लाइव आज, ठीक है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं कि शलाका कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, आपका रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन प्रकाश की उपस्थिति में किस में चेंज होता है, आपके ल्यूमी रोडोप्सिन में। किस में चेंज होता है, ल्यूमी रोडोप्सिन। अब ये ल्यूमी रोडोप्सिन होता है वो आगे चल करके किस में परिवर्तित हो जाता है, आपके मेटा रोडोप्सिन में। किस में परिवर्तित हो जाता है, मेटा रोडोप्सिन। और ये मेटा रोडोप्सिन होता है वो अंत में आपके दो प्रकार के प्रोटीनों में परिवर्तित हो जाता है, और उसको कहते हैं, एक तो होता है आपका स्कोटॉप्सिन और एक होता है आपका रेटिनिन। कौन सा होता है, एक तो आपके स्कोटॉप्सिन, एक हो गया आपका रेटिनिन। ये स्कोटॉप्सिन और रेटिनिन में परिवर्तित हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, हमें वस्तुएं दिखाई देती है। इतनी प्रोसेस एक बार आप समझना यहाँ पे कि क्या होता है। जो रोडोप्सिन होता है किस में पाया जाता है, शलाका कोशिकाओं में। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। किस में परिवर्तित हो जाता है, ल्यूमी रोडोप्सिन। ये ल्यूमी रोडोप्सिन किस में परिवर्तित हो जाता है, मेटा रोडोप्सिन। और ये मेटा रोडोप्सिन है वो आपके किस में परिवर्तित हो जाता है, आपका स्कोटॉप्सिन और रेटिनिन में परिवर्तित हो जाता है। और ये स्कोटॉप्सिन और रेटिनिन क्या आपके एक विशेष प्रकार का क्या है, प्रोटीन। ये सारी प्रोसेस आपके किस में संपन्न होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। इतना समझ में आया तो कमेंट करके बताओ, फिर आगे चलते हैं। और प्रोसेस है इसके आवेग बनने की प्रक्रिया, एक बार ये समझ में आ गया इतना तो आगे चलते हैं। बता दो कमेंट करके कि किस प्रकार रोडोप्सिन होता है वो आपके स्कोटॉप्सिन और रेटिनिन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है मावेट, तो इतना समझ में आ गया तो बस इतना ध्यान रखो कि सबसे पहले हम शंकु कोशिका का देख रहे हैं कि शंकु कोशिका में क्या पाया जाता है, रोडोप्सिन, जो प्रकाश की उपस्थिति में किस में चेंज होता है, ल्यूमी रोडोप्सिन। अब ये ल्यूमी रोडोप्सिन किस में परिवर्तित हो जाता है, मेटा रोडोप्सिन। और ये मेटा रोडोप्सिन आपके किस में चेंज होता है, स्कोटॉप्सिन और रेटिनिन में परिवर्तित हो जाता है। इतना पता चल गया। अब देखो यहाँ पे आप एक मुझे क्वेश्चन का आंसर बता दो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, कमेंट करके बताओ। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, कमेंट करके बताओ फटाफट। इस लॉजिक को थोड़ा समझना यहाँ पे, ठीक है। पहले आप बताओ कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, रेटिनॉल। बिल्कुल करेक्ट है वीरेंद्र और हरीश दोनों का आपका, कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या आपके, रेटिनॉल। बिल्कुल करेक्ट है महावीर, कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है आपके, रेटिनॉल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे इस रेटिनॉल को थोड़ा माइंड में रखना कि रेटिनॉल क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रेटिनिन। ठीक है, तो ये रेटिनिन आपके किससे बनता है, विटामिन ए से बनता है। किससे बनता है, विटामिन ए से। ये रेटिनिन किससे बनता है, विटामिन ए से बनता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे विटामिन ए तथा रतौंधी रोग, ये किस प्रकार से आंख से संबंधित है। ये आपके किस प्रकार से आंख से संबंधित है, इतना पढ़ेंगे। ये आप समझना एक बार, ठीक है, कि विटामिन ए तथा रतौंधी रोग आपके किस प्रकार से आंख से संबंधित है। जो रेटिनिन है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जो रेटिनिन ये यहाँ पर कि ये रेटिनिन होता है आपके किससे बनता है, विटामिन ए से बनता है। रेटिनिन किससे बनता है, आपके विटामिन ए से बनता है। अब क्या होता है, विटामिन ए की कमी होने से क्या नहीं बन पाता, आपका रोडोप्सिन नहीं बन पाता। क्या नहीं बन पाता, रोडोप्सिन। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये रोडोप्सिन वर्णक कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, कमेंट करके बताओ फटाफट कि रोडोप्सिन वर्णक कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है। दो प्रकार की कोशिका बताई थी मैंने, शंकु व शलाका कोशिका।
फटाफट बताओ कि कौन सी कोशिकाओं में रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। कौन सी कोशिकाओं में रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है, कमेंट करके बताओ। शंकु कोशिकाओं में या शलाका कोशिकाओं में पाया जाता है? किसमें? शलाका कोशिकाओं में। किशन जोशी बिल्कुल करेक्ट है, महावीर का भी बिल्कुल करेक्ट है कि रोडोप्सिन वर्णक शलाका कोशिकाओं में पाया जाता है। अब आप इतना एक और आंसर का जवाब दो कि इन शलाका कोशिकाओं का, कल मैंने आपको एक इंग्लिश नाम बताया था, क्या नाम होता है इसका, कि शंकु को क्या कहते हैं, कोन सेल, और इस शलाका कोशिकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताओ कमेंट करके। कमेंट करके बताओ कि शलाका कोशिकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं। फटाफट कमेंट करो कि शलाका कोशिकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं। रोड सेल बिल्कुल करेक्ट है महावीर, कि जो शलाका कोशिका होती है उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोड सेल। अब देखो यहाँ पे क्या बताया तूने, रोड सेल, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है किशन जोशी महावीर दोनों का आपका, कि रोड सेल। अब देखो रोड सेल किसे बोलते हैं हम, शलाका कोशिकाओं को। किसको बोलते हैं, शलाका कोशिकाओं। अब रोड से बना आपका रोडोप्सिन, क्या बना, रोडोप्सिन। अब बताओ इसमें कुछ याद करने का है क्या, कुछ याद नहीं करना है आपको। शलाका कोशिकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोड, तो रोड से बना आपका रोडोप्सिन। तो शलाका कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, रोडोप्सिन। और ये रोडोप्सिन क्या होता है, विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो ये रोडोप्सिन नहीं बन पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ एक और क्वेश्चन का आंसर दो कि ये शलाका कोशिका तेज प्रकाश या रंगों का विभेदीकरण करवाता है या कम प्रकाश में देखने के लिए सहायक होता है। कमेंट करके बताओ कि शलाका कोशिका कम प्रकाश में देखने के लिए सहायक होती है या फिर रंगों के विभेदीकरण या तेज प्रकाश में देखने के लिए सहायक होता है। कमेंट करके बताओ शलाका कोशिकाओं का कार्य बताओ क्या होता है। कम प्रकाश में, बिल्कुल करेक्ट है वीरेंद्र। किशन जोशी आपका भी बिल्कुल करेक्ट है, महावीर बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या होता है कि ये शलाका कोशिका क्या होती है, कम प्रकाश में देखने के लिए क्या होती है, कार्य करती है। अब विटामिन ए की कमी होगी तो रोडोप्सिन ही नहीं बन पाएगा, और हमें जिससे क्या होगा, रोडोप्सिन नहीं बन पाएगा तो शलाका कोशिका क्या कार्य करती है, मंद प्रकाश में देखने के लिए कार्य करती है। तो इस कारण क्या होगा, हम मंद प्रकाश में नहीं देख पाते हैं, ठीक है। मंद प्रकाश में क्या होता, दिखाई नहीं देता। और इस रोग को भी क्या बोलते हैं, रतौंधी रोग, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। एक बार वापस समझ लेना आप इस रोग को अच्छे से यहाँ पे, कि सबसे पहले जो रेटिनिन होता है, कौन सा वर्णक आपके, रेटिनिन, ये किससे बनता है, विटामिन ए से बनता है, ठीक है। अब विटामिन ए से बनता है तो विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या नहीं बन पाएगा, आपका रोडोप्सिन। रोडोप्सिन वर्णक किस में पाया जाता है, आपके शलाका कोशिकाओं में। और ये क्या कार्य करती है, कम प्रकाश में देखने के लिए कार्य करती है, या कम प्रकाश में देखने में सहायक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रोडोप्सिन ही नहीं बन पाएगा तो ये शलाका कोशिका क्या करेगी, कार्य नहीं करेगी पूर्ण रूप से, जिससे हमें क्या होगा, कम प्रकाश में दिखाई नहीं देगा या अंधकार के समय दिखाई नहीं देता है। तो इसमें क्या होता है, कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। और इस रोग को क्या बोलते हैं, आपकी नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, या रतौंधी रोग। ये विटामिन ए रतौंधी रोग का कंसेप्ट समझ में आ गया, क्लियर यहाँ पे, तो कमेंट करके बता दो। विटामिन ए और रतौंधी रोग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दो। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको ये समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना आप। इस जो आपके विटामिन ए और रतौंधी रोग से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें आपके लगभग 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के, 3। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, उसको क्लियर कर दो, आपकी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक ये क्वेश्चन दे सकता है पहली लाइन में कि विटामिन ए के द्वारा या आपके रेटिनिन होता है वो कौन से विटामिन के द्वारा बनता है, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि विटामिन ए के द्वारा या रेटिनिन होता है वो आपके कौन से विटामिन के द्वारा बनता है। एक तो ये हो गया यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये पहली लाइन में। अब दूसरी लाइन में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हमारे शरीर में रोडोप्सिन की कमी हो गई तो क्या होगा, एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है कि रोडोप्सिन का निर्माण कौन से विटामिन के द्वारा होता है।
रोडोप्सिन का निर्माण कौन से विटामिन के द्वारा होता है, और ये रोडोप्सिन वर्णक कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, ये भी पूछ सकता है आपको कि शलाका कोशिकाओं में पाया जाता है। और अगर पूछ ले कि अगर रोडोप्सिन की कमी हो जाए आंखों में तो इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, आपके रतौंधी रोग होता है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि रतौंधी रोग में कौन सी कोशिकाओं में कमी होती है, तो कौन सी कोशिकाओं में कमी होती है, आपके शलाका कोशिकाओं में कमी होती है। ये कॉन्सेप्ट है आपके इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, बस इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से ध्यान में रखना। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ किसकी बात की, आपके सिर्फ किसकी बात की, शलाका कोशिकाओं की बात की। शलाका कोशिकाओं के बाद में हमने देखा था कि विटामिन ए, और कौन सा रोग देखा, रतौंधी रोग। इसके अलावा एक और कौन सा रह गया पीछे, हमारी कौन सी कोशिका रहेगी, शंकु कोशिका। अब पढ़ने जा रहे हैं इस शंकु कोशिका को, आप अच्छे से पढ़ना। पहले आप कमेंट करके बता दो कि शंकु कोशिका में कौन सा वर्णक पाया जाता है, कौन सा रंगीन पदार्थ पाया जाता है। कमेंट करके बताओ फटाफट। शंकु कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है, कल मैंने बताया था। कमेंट करके बताओ शंकु कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है। शलाका कोशिकाओं में तो हो गए आपके रोडोप्सिन, जबकि शंकु कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है, कमेंट करके बताओ। फटाफट कमेंट करो कि शंकु कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है। शलाका कोशिकाओं में तो हो गया आपका रोडोप्सिन, जबकि शंकु कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है, नहीं पता किसी को भी। चलो मैं बता देता हूँ कि शंकु कोशिकाओं में होता है वो आपके आयोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। कौन सा, बिल्कुल करेक्ट है किशन जोशी, बहुत लेट आंसर है आपका कि शंकु कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है, आपका आयोडोप्सिन पाया जाता है। अब इस आयोडोप्सिन से संबंधित क्या कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं कि शंकु कोशिका होती है, शंकु कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है, आपके आयोडोप्सिन पाया जाता है। ये क्या करता है, आयोडोप्सिन का कार्य भी मैंने बता रखा है आपको कल कि वस्तु के रंग का विभेदन करवाता है। कौन करवाता है, आपके आयोडोप्सिन करवाता है। अब इसमें ध्यान रखना कि प्राथमिक रंग के लिए कौन कौन से आपके शंकु अलग अलग पाए जाते हैं। एक तो आपके लाल रंग, हरा रंग और नीले रंग के लिए क्या होते हैं, अलग अलग शंकु पाए जाते हैं। इसके अलावा जो लाल रंग के लिए जो शंकु पाया जाता है, या फिर जो इसमें आपके रंगक जो वर्णक पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोलेब। लाल रंग के लिए जो वर्णक पाए जाते हैं इसमें शंकु कोशिकाओं में, उनको क्या कहते हैं, इरिथ्रोलेब। और हरे रंग के लिए जो आपके शंकु या आपके वर्णक पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, क्लोरोलेब। और नीले के लिए जो वर्णक पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, नीले को क्या कहते हैं, साइनोलेब कहते हैं। ये आपके शंकु कोशिकाओं के बारे में कॉन्सेप्ट है कि शंकु कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है, आपके आयोडोप्सिन पाया जाता है। ये वस्तु के रंग का विभेदन करवाता है और तेज प्रकाश में देखने के लिए सहायक होता है। इसमें प्राथमिक रंग जो आपके लाल, हरा और नीले होते हैं, इनके लिए शंकु क्या होते हैं, आपके अलग अलग बने होते हैं। लाल रंग में कौन सा वर्णक पाया जाता है, आपके लाल रंग के लिए इरिथ्रोलेब। हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक होता है, आपके क्लोरोलेब। और नीले रंग के लिए कौन सा वर्णक होता है, आपके साइनोलेब वर्णक होता है। इतनी आपको प्रोसेस किसके बारे में ध्यान रखनी है, इस शंकु कोशिका के बारे में ध्यान में रखनी है। अब यहाँ तक का कुछ पूछना है तो पूछो, यहाँ तक समझ में आ गया तो कमेंट करके बताओ। फिर आगे वाले टॉपिक के बारे में चलते हैं। आगे का जो भी टॉपिक है इस नेत्र से संबंधित उसमें पढ़ेंगे। एक बार इतना यहाँ तक समझ में आ गया तो कमेंट करके आप बता दो मुझे। इतना समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दो। फिर आगे के टॉपिक के बारे में चलते हैं। वापस बताऊं, आयोडोप्सिन ये आपके शंकु कोशिकाओं के बारे में। अब देखो इसमें शंकु कोशिकाओं में क्या याद रखना आपको, हाँ वापस बता देता हूं महावीर। देख इस शंकु कोशिकाओं में क्या होता है, मैंने बता रखा है कि शलाका कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है, रोडोप्सिन।
जबकि आपके शंकु कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है, आपके आयोडोप्सिन पाया जाता है। अब इस आयोडोप्सिन का मैंने आपको कार्य बता रखा है, एक तो किसका विभेदन करवाता है, रंग का। किसका विभेदन करवाता है, रंग का। इसके अलावा ये तेज प्रकाश में देखने के लिए सहायक, किसमें, तेज प्रकाश में देखने के लिए कौन सा वर्णक सहायक है, आयोडोप्सिन। अब एक तो ये क्या करवाता है, रंग का विभेदन। इसके अलावा इसमें जो आपके प्राथमिक रंग होते हैं आपके लाल, हरा और नीला, जो आपके ये 3 रंग होते हैं लाल, हरा और नीला, इसके लिए इसमें अलग अलग शंकु कोशिका पाई जाती है। ठीक है, लाल रंग के लिए जो शंकु कोशिका पाई जाती है उसमें आपके एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है, और ये वर्णक कौन सा, आपका इरिथ्रोलेब। और जो आपके हरे रंग के लिए जो आपके शंकु कोशिका पाई जाती है और उसमें जो वर्णक होता है वो कौन सा होता है, आपके क्लोरोलेब। और नीले रंग के लिए जो आपके शंकु कोशिका पाए जाते हैं और उसमें जो आपके वर्णक पाया जाता है वो कौन सा होता है, आपके साइनोलेब। ये एक विशेष प्रकार के वर्णक के जो आपके क्या करवाते हैं, लाल, हरा और नीले रंग का क्या करवाते हैं, विभेदन करवाते हैं। इतना समझ में आ गया यहाँ पर। अब तो कमेंट करके बता दें महावीर, वापस समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हैं। अब एक बहुत ही लॉजिक से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर देना आपको। बहुत ही लॉजिक है एक क्वेश्चन कि अगर कोई वस्तु से आने वाला प्रकाश या उस वस्तु पे गिरने वाला जो भी प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य की किरणें किसी वस्तु पे गिर रही है और अगर वो वस्तु उस सारे प्रकाश का अवशोषण कर लेती है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। मान लो कोई मेरे पास कोई भी वस्तु है, ये वस्तु है, ये यहाँ पे सूर्य, इस सूर्य से आने वाले प्रकाश का अगर ये सारे का अवशोषण कर लेता है तो ये वस्तु हमें कौन से कलर की दिखाई देगी, बताओ। अगर ये सारे प्रकाश का अवशोषण कर लेती है तो ये कौन से कलर की हमें वस्तु दिखाई देती है, बताओ कमेंट करके। बहुत ही लॉजिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट है महावीर तेरा। कोड भाषा में बताया तूने महावीर, बिल्कुल करेक्ट है तेरा। और कोई आंसर? अगर किसी वस्तु पे सूर्य से आने वाले प्रकाश गिरता है और वो सूर्य से आने वाले प्रकाश का पूर्ण रूप से अवशोषण कर लेता है, किसी भी रंग का वापस उत्सर्जन नहीं करता है, तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है, आपके ब्लैक कलर की दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, ब्लैक कलर की। अब ये ब्लैक कलर की है और आपने कभी सोचा भी होगा कि जो भी हम कभी ब्लैक शर्ट या कोई भी ब्लैक वस्तु होती है वो जल्दी गर्म होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो सूर्य से आने वाले प्रकाश का क्या कर लेती है, अवशोषण, वापिस प्रकाश की किरणों को उत्सर्जित नहीं करती। तो वो वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, ब्लैक, और ब्लैक वस्तु आपके जल्दी गर्म होती है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लो यही वस्तु आपके पास में है, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था, ये मान लो यहाँ पे जो वस्तु थी आपके पास में, इस वस्तु पे जो आने वाला प्रकाश है, इस वस्तु पे जो ये मान लो वस्तु है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, अगर ये प्रकाश आ रहा है इस वस्तु पे और यही वस्तु क्या कर दे, इसी प्रकाश को वापस उत्सर्जित कर दे, जितना प्रकाश आ रहा है उतने प्रकाश को वापस उत्सर्जित कर दे, तो ये वस्तु हमें किस कलर की दिखाई देगी, कमेंट करके बताओ। ये वस्तु है, इस वस्तु पे आने वाला सूर्य का प्रकाश, तो ये वस्तु क्या करती है, जितने भी प्रकाश की किरण आती है, सूर्य का प्रकाश आता है, उसको वापस उत्सर्जित करता है। तो ये वस्तु कैसी दिखाई देती है, बिल्कुल करेक्ट है वीरेंद्र, किशन जोशी, आप दोनों कहा कि वाइट कलर की दिखाई देती है। एग्जाम में पूछ सकता है, आपके जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें, क्योंकि ये आपके 2 कलर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कोई वस्तु हमें ब्लैक क्यों दिखाई देती है या कोई वस्तु हमें वाइट क्यों दिखाई देती है। बिल्कुल करेक्ट है महावीर, ये आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत अच्छा है आपका। फिर आगे चलते हैं हम, इस नेत्र से संबंधित हमारा लास्ट टॉपिक है नेत्र से संबंधित रोग। क्या है टॉपिक का नाम, नेत्र से संबंधित रोग।
इस नेत्र से संबंधित रोग से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहता हूँ, और वो डेफिनेशन है आपके समझन क्षमता, नेत्र की समझन क्षमता। इस डेफिनेशन को समझना आप, नेत्र की समझन क्षमता। आपने इस डेफिनेशन को 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, जो आपके 9 नंबर चैप्टर था प्रकाश का, उसमें नेत्र की समझन क्षमता। इस डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ कि जब कभी भी आपने देखा होगा कोई फंक्शन में कि जो फोटोग्राफर होता है, वो फोटोग्राफर फ़ोटो लेने के लिए अपने कैमरे से क्या करता है कि कभी उस कैमरे को जूम करता है, या कोई भी व्यक्ति की जब फ़ोटो क्लिक करता है तो उस व्यक्ति को आगे पीछे आने के लिए बोलता है, क्योंकि उस फोटो क्या हो सके, एकदम एडजस्ट, एकदम सही क्लियर आ सके। इसी प्रकार हमारे नेत्र में क्या होता है, जो लेंस होता है, नेत्र में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये लेंस क्या करता है कि जैसे ही कोई वस्तु अगर यहाँ पे खड़ी है इतनी दूर, ये मान लो यहाँ पे 50 मीटर दूर खड़ी है, ये मान लो कोई वस्तु यहाँ पे खड़ी है, ये मान लो यहाँ पे 40 मीटर दूर है, ये मान लो यहाँ पे एक और वस्तु, ये मान लो यहाँ पे 30 मीटर दूर है। इन सारी वस्तुओं का क्या करता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु को देखने के लिए आगे पीछे थोड़ी होते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं। जो हमारे आँख में ये लेंस होता है, उत्तल लेंस, ये अपने आप ही क्या कर लेता है कि इस फोकस दूरी में परिवर्तन कर लेता है। जो फोकस दूरी होती है, इस फोकस दूरी में अपने आप ही परिवर्तन कर लेता है, और उस डायग्राम को, उस वस्तु को अच्छे से देख लेता है। और यही क्या है, आपके नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है। कि लेंस होता है उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन करने की क्षमता आपके क्या कहलाती है, नेत्र की समझन क्षमता। समझ में आ गया है नेत्र की समझन क्षमता की परिभाषा आपको? तो कमेंट करके बता दो। फिर इस रोग के बारे में पढ़ते हैं, जो भी आपके रोग है नेत्र से संबंधित, कमेंट करके बता दो। नेत्र की समझन क्षमता की परिभाषा समझ में आ गई तो एक बार और बताऊं। ठीक है वीरेंद्र, देख लो वापस नेत्र की समझन क्षमता की परिभाषा वापस देख लो। किसमें क्या होता है कि नेत्र की समझन क्षमता में क्या होता है, आपने कोई फंक्शन में कभी देखा होगा कि आपके जो फोटोग्राफर होता है वो अपने कैमरे से फ़ोटो लेने के लिए क्या करता है, कभी कैमरे को जूम करता है, कभी खुद दूर जाता है, कभी किसी फ़ोटो को जो फ़ोटो होती है किसी व्यक्ति की क्लिक करनी होती है तो वो क्या करता है, उस व्यक्ति को कभी पास में खड़ा करता है, कभी दूर खड़ा करता है। तो वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उस कैमरे में उसकी फोकस दूरी एडजस्ट हो सके और फ़ोटो क्लियर आ सके। तो इसी प्रकार हमारा जो आँख होती है हमारी, ये आँख भी क्या करती है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब या फ़ोटो लेती है, किसका मतलब देखने के लिए। तो अगर वस्तु वो आपकी आँख से आपके अगर 50 मीटर दूर है, या मान लो ये 40 मीटर दूर है, या 30 सेंटीमीटर दूर है, तो वो आँख क्या करती है, इन सारी वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगी, रेटिना पर बनाएगी। तो अब आँख को आगे पीछे करने की ज़रूरत थोड़ी होती है, हम आगे पीछे थोड़ी होता है कि हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। हम तो चाहे उस वस्तु से कितना ही दूर रहेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आपके रेटिना पर बनेगा। ठीक है, रेटिना पर बनेगा। मतलब क्या होता है कि लेंस क्या करता है, अपनी फोकस दूरी में अपने आप ही परिवर्तन कर लेता है, और वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। और इस प्रोसेस को, मतलब लेंस की फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन करने की जो क्षमता होती है और जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, वही क्षमता क्या कहलाती है, आपके नेत्र की समझन क्षमता। समझ में आ गया अब तो कि समझन क्षमता क्या होता है? कमेंट करके बता दो। फिर आगे चलते हैं आपके नेत्र से संबंधित रोग के बारे में। कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं नेत्र से संबंधित रोग। कि नेत्र से संबंधित रोग है वो आपके 6 प्रकार के रोग है। कितने प्रकार के रोग हैं? 6 प्रकार के। अब देखो इसमें कि कौन कौन से रोग आपके 6 प्रकार के रोग इसमें। पहला रोग है आपके निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। इसकी पीडीएफ ये चैप्टर एंड होने के बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, और इस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में मिल जाएगी जैसे वीडियो अपलोड होगा। तो इसकी लिंक, सारे भी जो आपके नोट्स लिखे हुए हैं, ये आपको कॉन्टेक्ट जो भी मिल रहा है, इसकी आपको पीडीएफ वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को आप अभी शेयर कर देना, जो भी ग्रुप है अभी लाइव चल रहा है। तो अब देखो इसमें आपके सबसे पहला रोग कौन सा है? निकट दृष्टि दोष।
फिर सेकंड नंबर है दूरदृष्टि दोष। फिर अगला थर्ड नंबर मोतियाबिंद। फिर अगला है आपके दृष्टि वैषम्य, और अगला आपका 5 नंबर है कंजक्टिवाइटिस, और आपके 6 नंबर है कौन सा, वर्णांधता। ये आपके 6 रोगों में से 5 रोग तो आपने 10th क्लास में पढ़े ही होंगे, पर ये कंजक्टिवाइटिस आपने नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। 5 रोग है ये तो आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, पर ये एक रोग है जो आपके कंजक्टिवाइटिस, ये नहीं पढ़ा होगा। तो मैं इनको आपको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से बताऊंगा, आप इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखना। आप सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं आपके नेत्र से संबंधित रोग में फर्स्ट नंबर कौन सा, आपके निकट दृष्टि दोष। क्या होता है निकट दृष्टि दोष। अब इसमें देखो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया। मतलब मायोपिया से आपको रिलेटेड करना है कि मेरे पिया जब सामने होते हैं तो वो सिर्फ मेरे पिया ही दिखाई देते हैं, बाकी और कुछ दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक का दिखाई नहीं देता। मायोपिया मतलब मेरे पिया जब सामने रहते हैं तो मेरे पिया ही दिखाई देते, दूर दूर तक मैं कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आपके पास की निकट की वस्तु पिया दिखाई देते हैं, दूर दूर का कोई दिखाई नहीं देता है। तो इसमें निकट की वस्तु तो क्या होती है, आपके साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु कैसी दिखाई देती है, आपको अस्पष्ट दिखाई देती है। ये होता है आपका निकट दृष्टि दोष। कि निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में क्या कहते हैं, मायोपिया। मतलब जब मेरे पिया सामने होते हैं तो सिर्फ मेरे पिया ही दिखाई देते हैं, दूर दूर तक का कुछ दिखाई नहीं देता है। याद करने के लिए बता रहा हूँ, अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु मतलब मेरे पिया पास में होते हैं तो पास की वस्तु दिखाई देती है, और दूर की वस्तु हमें अस्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तु क्या होती है, हमें अस्पष्ट दिखाई देती है। और इस रोग को क्या बोलते हैं, आपके निकट दृष्टि दोष। मतलब ऐसा दोष जिसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु हमें अस्पष्ट दिखाई देती है। थैंक यू हरीश। दूर की वस्तु क्या होती है, हमें अस्पष्ट दिखाई देती है। वो रोग कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि जैसे ये आपकी आंख है, यहाँ पे ये आपके आगे कॉर्निया, थोड़ा ढंग से नहीं बन रहा डायग्राम, जैसे भी आप समझ लेना इसको। ये यहाँ पे क्या आपके रेटिना। अब यहाँ पे क्या निकट दृष्टि दोष, और ये क्या आपके दूर दृष्टि दोष। तो ये है आपके रेटिना के आगे की जो जगह है वो कौन सा, निकट, और रेटिना के जो ये पीछे की जगह ये कौन सा, आपके दूर। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जब प्रतिबिंब बनता है तो वो कहाँ पे बनता है, आपके रेटिना के आगे। कहाँ पे बनता है, रेटिना के आगे। और जो दूर दृष्टि दोष होता है वो कहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब रेटिना के दूर, मतलब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है। इन दोष में क्या होता है, अगर मान लो आपकी जो आंख है वो पूर्ण रूप से मतलब अच्छे ढंग से आपको दिखाई दे रहा है, तो उस समय तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, आपके रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो रखा है तो उस समय प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, रेटिना के निकट, मतलब रेटिना से पहले। और अगर आपको दूर दृष्टि दोष हो रखा है तो उसमें आपके प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना से दूर, मतलब रेटिना के पीछे बनता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना। अब देखो दूसरा दोष कौन सा, आपके दूर दृष्टि दोष। कौन सा, दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, इंग्लिश में याद रखो, हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। एग्जाम में दे भी देता है कभी, मायोपिया क्या है या हाइपरमेट्रोपिया क्या है, तो दोनों वर्डों को आप अच्छे से ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें निकट में तो हमने देख लिया कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। बस जस्ट आप इसका उल्टा कर दो इसमें आपके दूर दृष्टि दोष में, कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो क्या होती है, आपके साफ दिखाई देती है, और पास की वस्तु क्या होती है, आपके अस्पष्ट दिखाई देती है। उससे क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, रेटिना के बाद में। कहाँ पे बनता है, रेटिना के बाद में। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, आपके रेटिना के बाद में बनता है। और इसमें कहाँ पे बनता है, रेटिना से पहले बनता है। इतना समझ में आ गया इन दोनों रोगों के बारे में। कमेंट करके बता दो अगर ये दो रोग समझ में आ गए तो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। एक तो इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए, एक आपको याद होना चाहिए कि ये आपके जो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है या रेटिना के बाद में। इतना पता चल गया तो कमेंट करके बता दो। ठीक है, समझ में आ गया। और वीरेंद्र थैंक यू, बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे एक और बात मैं बता रहा हूँ आपको,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उसको भी याद रखना साथ में। अब यहाँ पे जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से देखना, थोड़ा अटेंशन होके, है ना। दो लेंस होते हैं, दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक तो लेंस होता है आपके अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। एक लेंस होता है आपके उत्तल लेंस। दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक तो अवतल लेंस होता है, एक आपके उत्तल लेंस होता है। ठीक है। एक हमारे पास कौन सा दोष है? आपके निकट दृष्टि दोष। एक कौन सा दोष है? आपके दूर दृष्टि दोष। अब बताओ आप इन दोनों में से, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इन दोनों में से नाम कौन सा बड़ा? कमेंट करके बताओ तो एक बार। अवतल लेंस या उत्तल लेंस में से नाम कौन सा बड़ा है? किस में ज़्यादा अक्षर है? कमेंट करके बताना एक बार। अवतल बिल्कुल करेक्ट है महावीर। देखो अब यहाँ पे इससे क्या सीखना है आपको, अक्षर से आपको क्या सीखना है, यहाँ पे ध्यान दो कि अवतल लेंस में कितने अक्षर है? आपके 4, और उत्तल में कितने? 3। नाम छोटा कौन सा है? ये नाम क्या आपके? छोटा। और ये नाम क्या आपके? बड़ा है। नाम क्या है? ये आपके बड़ा नाम। अब यहाँ पे दो रोग है हमारे पास, एक तो कौन सा है? दूर दृष्टि दोष। एक कौन सा? आपके निकट दृष्टि दोष। दूर बड़ा है या निकट नाम बड़ा है? तो हमारे पास कौन सा नाम बड़ा? निकट नाम बड़ा। कौन सा नाम बड़ा? निकट। तो बड़े नाम के साथ में बड़ा वाला लेंस और छोटे नाम के साथ में छोटा वाला लेंस। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किस में किया जाएगा? आपके दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाएगा? उत्तल। और निकट दृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अवतल। अब देखो यहाँ पे कि एक यहाँ पे हमारे पास नाम था उत्तल, एक था अवतल। नाम छोटा कौन सा? उत्तल। दूर और निकट में नाम छोटा कौन सा? दूर। तो छोटे के साथ में छोटा वाला लेंस और बड़े के साथ में बड़ा वाला लेंस। इससे आपको कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इतना समझ में आ गया कि अवतल लेंस किस में प्रयोग किया जाएगा और उत्तल लेंस किस में प्रयोग किया जाएगा? कमेंट करके बता दो। समझ में आ गया ये ट्रिक जो बताई थी मैंने कि किस प्रकार से याद रखना है? बड़े के साथ में बड़ा वाला। ठीक है वीरेंद्र महावीर, समझ में आ गया। तो बस नाम ध्यान रखो, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अवतल नाम बड़ा है, निकट नाम बड़ा है, तो बड़े के साथ बड़ा वाला लेंस। दूर नाम छोटा, उत्तल नाम क्या है? आपके छोटा। इन दोनों में क्या पाया जाएगा? आपके उत्तल में आपके दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, और अवतल लेंस होता है वो आपके निकट दृष्टि दोष में। अगर आपको यहाँ पे एक बात और जनरल लाइफ में मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि आपने कभी सुना होगा कि किसी के जो नज़र कमज़ोर होती है तो वो कोई किसी के चश्मा प्लस लगा होता है, किसी के माइनस लगा होता है। ठीक है। अब उन दोनों में क्या कॉन्सेप्ट है कि किसके प्लस होगा और किसके माइनस होगा? तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? आपके अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है आपके माइनस में होती है। क्या होती है? माइनस में। तो अवतल लेंस हमेशा कैसा होता है? आपके माइनस। और उत्तल लेंस कैसा होगा? आपके प्लस होगा। उत्तल लेंस कैसा होगा? आपके प्लस। उत्तल लेंस तो कैसा होगा? आपके प्लस, और अवतल लेंस कैसा होगा? माइनस। तो निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हो रखा होगा वो तो कौन सा लेंस लगाएंगे? आपके माइनस का। और जिनको दूर दृष्टि दोष हो रखा होगा वो कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? आपके प्लस का। अगर आप किसी व्यक्ति को पूछो और वो आपको बताए कि मेरे भाई प्लस का चश्मा लगा रखा है, तो आप उससे क्या समझ सकते हो कि उसको कौन सा दोष हो रखा है? दूर दृष्टि दोष। मतलब उसके कौन सा लेंस लगाया हुआ है? आपके उत्तल लेंस। समझ में आ गया इतना? फिर आगे चलते हैं आपके इस निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बाद में आपके अगले हैं दूर हो गए वो आपके मोतियाबिंद या दृष्टि विषम। एक तो मोतियाबिंद हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? आपके दृष्टि विषम। इन दो रोगों को आप अच्छे से समझना। अब ये मोतियाबिंद की जो आपके रोग होता है, इस मोतियाबिंद के रोग में क्या होता है? जैसे जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? जो लेंस होता है वो कैसा हो जाता है? अपारदर्शी।
अपारदर्शी होगा मतलब जैसे कि ये लेंस पहले तो क्या होता है पारदर्शी, मतलब प्रकाश किरण आसानी से आ जा सकती है। जैसे ये लेंस क्या होगा आपके अपारदर्शी, मतलब आर पार कुछ दिखाई नहीं देगा। आंखें कैसी हो जाती है, पूरी वाइट हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है आंखें। बुढ़ापे में देखते होंगे किसी व्यक्ति के पूरी आंखें कैसी हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है। तो उस समय लेंस क्या हो जाता है आपके अपारदर्शी, मतलब प्रकाश की किरणें इस लेंस को पार नहीं कर पाती। और प्रकाश की किरणें इस लेंस को पार नहीं कर पाती तो ये प्रकाश की किरणें वापस क्या हो जाती है आपके परावर्तित हो जाती है, और इस कारण रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता और इस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। तो लेंस क्या हो जाता है अपारदर्शी। और इस लेंस की अपारदर्शिता को हटाने के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है, आपके शल्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन के द्वारा क्या किया जाता है, लेंस को वापस बैठाया जाता है। ये तो है आपके मोतियाबिंद के बारे में। अगली प्रोसेस है आपके दृष्टिवैषम्य। इसमें क्या है दृष्टिवैषम्य में देखना कि इसमें क्या हो जाता है कि कॉर्निया की आकृति क्या हो जाती है असामान्य। असामान्य मतलब वैषम्य मतलब हम क्या कर पाते हैं कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों में क्या नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, आपके बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किया जाता है। फिर आगे इस मोतियाबिंद और दृष्टिवैषम्य के आगे आपके रोग है आपके, एक तो कंजक्टिवाइटिस, एक है आपके वर्णांधता। वर्णांधता को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। पहले देखते हैं कंजक्टिवाइटिस। एक मैंने आपको ग्रंथि बताई थी, मीबोमियन ग्रंथि। नेत्र में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, मीबोमियन ग्रंथि, मोल ग्रंथि या लेक्राइमल ग्रंथि या अश्रु ग्रंथि। अब क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण, संक्रमण के द्वारा कंजक्टिवा में क्या आ जाती है, सूजन। इसे आंख का आना रोग भी कहते हैं। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूक्ष्म जीवों से होने वाला रोग कौन सा है, तो आपके कंजक्टिवाइटिस। अब देखो इसमें आंख में किस प्रकार सूजन आती है, मैं इसको डायग्राम के द्वारा आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आंख का डायग्राम, ये रहा आपके आंख का डायग्राम। इस आंख के डायग्राम में आप देखना कि कभी कभी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में होता है, ठीक है। आँख में क्या होता है, जो आँख की ये ऊपरी पलकें या नीचे वाली जो पलकें ये सूज जाती है, फूल जाती है। सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण क्या होती है, ये सूज या फूल जाती है। और इस सूजने या फूलने को क्या बोलते हैं, आँख का आना। आँख का आना रोग भी कहते हैं, ठीक है। और ये रोग क्या कहलाता है आपका, कंजक्टिवाइटिस। क्या कहलाता है, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस रोग कहलाता है। आंख का आना संक्रमण के कारण क्या होती है, आपके आंखें फूल जाती है। जो आंखों की ऊपरी और निचली पलकें होती है यहाँ पे सूज जाती है, फूल जाती है। इसे बोलते हैं आंख का आना रोग या कंजक्टिवाइटिस रोग बोलते हैं, ठीक है। ये नेत्र से संबंधित आपके एक तो रोग हो गया कंजक्टिवाइटिस। फिर अगला रोग कौन सा है, वर्णांधता। क्या है, वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस मतलब कलर मतलब क्या होता है, रंग। रंग का क्या करता है, विभेदीकरण नहीं कर पाता, रंगों में अंतर नहीं कर पाता। मेन कलर कौन से, इसमें आपके हरे व लाल रंग का अंतर नहीं कर पाता। तो यह एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग मतलब क्या होता है कि ये जो रोग है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता रहता है, आपके संचरित होता रहता है, ठीक है। और ये क्या आपके, अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई रोग संचरित होता है तो उसे क्या बोलते हैं, आपके आनुवंशिक रोग। यह रोग शंकु कोशिकाओं की कमी से होता है। कौन सी कोशिकाओं की कमी से, शंकु कोशिका। और मैंने बता रखा है कि शंकु कोशिका होती है वो क्या कार्य करती है, आपके रंग का विभेदीकरण। किसका विभेदीकरण करवाती है, आपके रंग का विभेदीकरण करवाती। तो अगर रंगों का विभेदीकरण नहीं होगा तो वो क्या कर पाता है, लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। और इसे क्या बोलते हैं, आपके वर्णांधता रोग बोलते हैं या कलर ब्लाइंडनेस रोग बोलते हैं। ये आपके आंख का टॉपिक यहाँ पर होता है कंप्लीट। और कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे आपके कान की संरचना के बारे में, कान के कार्य के बारे में, और कान से संबंधित आपके जो भी रोग है उनके बारे में पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया आंख की संरचना के बारे में तो कमेंट करके बता दो। जो भी लाइव है एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। आंख की संरचना ये यहाँ पे होती है आपके कंप्लीट की। आंख की संरचना पढ़ी थी, आंख में जो भी कार्यविधि किस प्रकार से वस्तु दिखाई देती है उसके बारे में पढ़ा था, और आंख से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ा था। इतना समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दो एक बार सारे जो भी लाइव है।
अब एक आप क्वेश्चन बता दो और मुझे, एक क्वेश्चन बता दो और, कि जो नेत्र का होता है वो अधिकतम निकटतम बिंदु, औसत निकटतम बिंदु कितना होता है, कितने सेंटीमीटर होगा। आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि निकटतम बिंदु कितना होता है, आंख की निकटतम दूरी या निकटतम बिंदु कितने सेंटीमीटर का होता है, आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में। कमेंट करके बताओ। निकटतम दूरी कितनी होती है, आंख की निकटतम दूरी कितने सेंटीमीटर होती है, 10th क्लास में पढ़ रखा है आपने, बताओ प्लीज़, कमेंट कीजिए फटाफट। नहीं पता किसी को भी पता है या नहीं, ये कमेंट करके बता दो, फिर मैं बता रहा हूँ। नहीं पता, और कोई किसी को पता है तो बताओ कि आंख जो जो निकटतम बिंदु है वो कितने सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है आंख में, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है या निकटतम बिंदु। ऑप्शन दो हरीश, चलो ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। इसमें ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपके पास में। पहला ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन क्या है 30 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर ऑप्शन है आपके पास में 20 सेंटीमीटर, क्या है 20 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन है आपके पास में 15 सेंटीमीटर, और आपके पास में फोर्थ ऑप्शन है आपके 25 सेंटीमीटर। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कमेंट करके बताओ कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन। महावीर का फोर्थ नंबर, और किसी का आंसर। और किसी का आंसर। हरीश 3 नंबर, वीरेंद्र 15 सेंटीमीटर, और किशन जोशी आपका आंसर नहीं आया। हरीश और वीरेंद्र दोनों का कौन सा तीसरा ऑप्शन, महावीर का कौन सा आपके 4 नंबर ऑप्शन। तो इसमें से आपके हरीश और वीरेंद्र दोनों का क्या है, बिल्कुल ही एकदम रॉन्ग है, ठीक है। ये क्या आपके फोर्थ नंबर ये थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जो आपके फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि न्यूनतम जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, आपके 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है 25। क्या हुआ, इस सेशन में इंटरेस्ट आया या नहीं आया, कमेंट करके बता दो, नहीं तो फिर क्लास कल स्टार्ट करते हैं क्लास आगे की। इंटरेस्ट आया या नहीं आया इस आंक की संरचना में अच्छे से। कल करते हैं क्लास 11 बजे लाइव आ जाना। कल पढ़ेंगे हम कान की संरचना के बारे में, और कान की कार्यविधि, सुनने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। और इस वीडियो को शेयर कर देना जितने भी आपके पास ग्रुप है उनसे ग्रुपों में, और जो भी आपके और स्टूडेंट हैं साथीगण हैं उनको भी बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।